दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है 7 जनवरी 2021 और आज के हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आइए सबसे पहले पीआईबी में देखते हैं हमारे लिए क्या इम्पॉर्टेंट न्यूज है। तो पीआईबी में आज सीधे कोई डायरेक्ट न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन कुछ न्यूज प्री व मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। उनमें से एक है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, इसी को NIP के नाम से जाना जाता है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन से PCS प्री 2020 में भी क्वेश्चन आपके पूछा गया है, आप पेपर उठा के देखिएगा। तो इसकी अनाउंसमेंट कब हुई थी? तो इसकी अनाउंसमेंट बजट 2019-20 में फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा की गई थी और इसकी लागत उस समय जो आकलन किया गया था वो 100 लाख करोड़ रुपये के लिए, यानी बजट इसका बताया गया था कि 100 लाख करोड़ रुपये खर्च आएंगे और इसे अगले 5 वर्षों के लिए, ध्यान दीजिएगा, इसे अगले 5 वर्षों के लिए क्या किया गया, शुरू किया गया है, ना कि 10 वर्ष जो आपका PCS में स्टेटमेंट दिया गया था उसमें 10 वर्ष था जो गलत था। स्टेटमेंट रीजनिंग के साथ एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगर इसकी अन्य विशेषताओं पे नज़र डालें तो फर्स्ट आप इट्स काइंड इनिशिएटिव, यानी कि या पहली प्रकार या भारत में या पहला ऐसा पहल है जो टू प्रोवाइड उपलब्ध कराएगा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी विश्व में जो अवसंरचनागत ढांचा है उसके समतुल्य यह भारत में भी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर यानी उपलब्ध कराया जाएगा। इससे क्या होगा? इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि भारतीय नागरिकों के क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी सुधारा जा सकेगा और इसके माध्यम से यानी डोमेस्टिक व फॉरेस्ट यानी कि फॉरेन, यानी दोनों कहा जाए घरेलू व विदेशी दोनों प्रकार के निवेश को, इन्वेस्टमेंट को भी आकर्षित किया जा सकेगा। इस प्रकार यह भारत का जो लक्ष्य है 2024-25 तक 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का जो लक्ष्य रखा गया है $5 ट्रिलियन का, उसे भी प्राप्त करने में एक क्रूशियल कदम साबित होगा। इस प्रकार यह भारत के आर्थिक के साथ साथ चूँकि क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द इंडियन सिटीजन्स को भी ये कवर करता है, तो यह सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका एजुकेशन हो गया, हाउस हो गया और उसके बाद आपका हेल्थ हो गया, इत्यादि क्षेत्रों में भी यह ध्यान रखेगा, यानी कवर्स बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी आर्थिक के साथ साथ सामाजिक और संरचना या बुनियादी ढांचे को यह कवर करता है। इसके संबंध में एक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया। इसकी अध्यक्षता में अतनु चक्रवर्ती, यहाँ लिखा हुआ ये भी पूछा जा सकता है कि अतनु चक्रवर्ती का संबंध किससे है। तो यह टास्क फोर्स नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पर रिव्यू के लिए गठित किया गया था और इस टास्क फोर्स के द्वारा कुछ रिकमेंडेशन दी गई हैं। क्या दिया गया? यानी बजट में 100 लाख करोड़ रुपए की लागत की बात की गई थी, लेकिन अतनु चक्रवर्ती की अध्यक्षता में जो टास्क फोर्स गठित हुआ उसने कहा कि 111 लाख करोड़ रुपए की ज़रूरत होगी और कहा जो पैसा है या जो सेंट्रल सरकार है उसके हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए, इसके लिए 39%, स्टेट गवर्नमेंट की 40% और जो अन्य प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है या अन्य कोई कंपनी है तो उसकी हिस्सेदारी 21% की जानी चाहिए। इस टास्क फोर्स के द्वारा ये भी कहा गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो एसेट्स है उसका मोनेटाइजेशन भी किया जा सकता है और कहा गया इसी टास्क फोर्स के द्वारा कि डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन यानी कि विकास वित्त संस्था का भी
गठन किया जाना चाहिए। और सबसे लास्ट में ये भी बोला गया कि म्युनिसिपल बांड भी लॉन्च किया जा सकता है, को भी इनकरेज किया जाना चाहिए। तो ये पहला न्यूज़ थी। दूसरी न्यूज़ पे आते हैं। दूसरी न्यूज़ आपकी ट्राई फूड पार्क्स को लेकर थी। असल में ट्राई फूड दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी एक आपका ट्राई फेड और दूसरा ये फूड से मिलके बना है। फूड से मिलके बना है तो पूछा जा सकता ट्राई फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया, तो इसे स्थापित मध्य प्रदेश में किया गया है। मध्य प्रदेश में एक न्यूज और थी, नर्मदा नदी पर अभी एक फ्लोटिंग पार्क, विश्व का सबसे लार्जेस्ट फ्लोटिंग पार्क भी स्थापित किया गया है, ओंकारेश्वर फ्लोटिंग पार्क, जो कि नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें ट्राईफेड और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग दो मिल करके इस ट्राई फूड पार्क को स्थापित करेंगी। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, जैसे तेंदू हो गया, महुआ हो गया, जिस पे आदिवासी जनजाति लोगों की जीविका निर्भर करती है, उसका वैल्यू एडिशन किया जा सके। और यह वैल्यू एडिशन किसके माध्यम से होगा, या ट्राई फूड पार्क के माध्यम से किया जाएगा। और ये जो ट्राई फूड पार्क है, इसके लिए एक वनधन योजना जो कि 2018 में 14 अप्रैल 2018 को बीजापुर छत्तीसगढ़ से लॉन्च की गई थी, उसी के अंतर्गत इसे स्थापित किया जाएगा ट्राई फूड पार्क को। अब यहाँ वनधन योजना आई है, और यहाँ वनधन योजना के अंतर्गत हमने कहा था माइनर फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस होते हैं, इसका एमएसपी मिनिमम सपोर्टिव प्राइस भी घोषित किया जाता है। तो इसका जो CACP जो एग्रीकल्चर के लिए जारी करती है या घोषित करती है, उसके द्वारा नहीं, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा मिनिमम सपोर्टिव प्राइस का अनाउंसमेंट किया जाता है। और ये प्रत्येक 3 वर्ष पे इसका रिवाइज भी किया जाता है। अब यहाँ ट्राईफेड की चर्चा कर लेते, ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसकी फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये किसके अंतर्गत इसे स्थापित किया गया, तो इसके लिए एक आपका सोसाइटी एक्ट है 1984 का, जिसे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1984 के नाम से जाना जाता, यानी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1984 के अंतर्गत 1987 में इसे न्यू दिल्ली में स्थापित किया गया है। अब इसी के साथ एक दूसरी बॉडी है जिससे आप कंफ्यूज कर सकते, वो नफेड है, यानी नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना महात्मा गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर 1958 को न्यू दिल्ली में इसकी भी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है, टू प्रमोट द ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जो कृषि से उत्पन्न उत्पाद हैं उसके व्यापार को प्रोत्साहित करना, और फॉरेस्ट रिसोर्सेज अक्रॉस द कंट्री, जो वनों से उत्पन्न संसाधन हैं। अब अगला जो न्यूज है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को लेकर के न्यूज है। तो इसके संबंध में हमने कहा था, हमने कई रिव्यू स्कीम को क्या किया है, यानी जो मंत्रालय की रिव्यू किए, मंत्रालय के द्वारा जो स्कीम कई लॉन्च की गई, उनका अब रिव्यू आ रहा है PIB पे। तो आज हमने जो मंत्रालय उठाया है वो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स है। तो इसके अंतर्गत जो न्यूज़ थी वो स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइस पार्क को लेकर के था। इसको हम समझ लेते हैं कि स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइस पार्क्स है क्या। तो इसके लिए टोटल ये जो मेडिकल डिवाइस पार्क्स हैं ये 4 स्थापित किए जाएंगे, और ये इसके लिए प्रत्येक के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। इस प्रकार टोटल 400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। और टेन्योर कितना है, समय अवधि
5 वर्ष है 2020-21 से शुरू होकर 2024-25 तक रखी गई है। इसमें जो ग्रांट इन एड यानी सहायता अनुदान जो दी जाएगी वो क्या होगा, यानी जो समान स्टेट हैं प्रत्येक के लिए 100 करोड़ या 70% जो टोटल प्रोजेक्ट कास्ट आएगी, और किसके लिए, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के लिए जो भी कम होगा वो यानी 100 करोड़ या टोटल कास्ट का 70% यानी 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता और 70% से ज़्यादा टोटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया जाएगा जो भी कम होगा उसे रखा गया। हिली स्टेट के मामले में यह 100 करोड़ और 90% की यानी कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के अंतर्गत इसे रखा गया है। अगली जो स्कीम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत क्या किया गया, फॉर प्रमोटिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइस, जो मेडिकल डिवाइस होती हैं उनका घरेलू स्तर पर उत्पादन हो, विनिर्माण हो, उसको प्रोत्साहित करने के लिए जो दूसरी स्कीम शुरू की गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को शुरू किया गया है। इसके लिए टोटल जो कास्ट आएगी 3420 करोड़ रुपये और इसका भी टेन्यूर कितना है 2020-21 से लेकर के 2027-28 रखा गया है। और इसमें 5% का इंसेंटिव भी दिया जाएगा अगर कोई विनिर्माता इंक्रीमेंटल सेल्स करता है तो ऐसी स्थिति में। अगली जो स्कीम है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्क्स, यानी जो बल्क माने होता है कि भारी भरकम जो ड्रग पार्क से स्थापित किए जाएंगे उसके लिए भी उसके प्रमोशन के लिए स्कीम लॉन्च की गई है। तो अगर इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें तो यह विश्व का तीसरा लार्जेस्ट क्या है इंडस्ट्री है और भारत ड्रग्स एवं मेडिसिन का 3.5% जो टोटल विश्व का निर्यात होता है उसमें भारत की हिस्सेदारी ड्रग्स एंड मेडिसिन में 3.5% है। और मूल्य के हिसाब से देखें तो भारत विश्व का 14वां नेट निवल निर्यातक देश है। अब इसके अंतर्गत 3 बल्क ड्रग पार्क स्थापित किए जाएंगे और प्रत्येक के लिए यानी 1000 करोड़ रुपये व कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का कितना 70% जो भी कम होगा वो रखा जाएगा। और इसी प्रकार जो हिल स्टेट हैं उसमें 1000 करोड़ या 90% कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो भी कम है वो इसमें प्रोविज़न किया गया है। अब कुछ अन्य चीज़ें जान लेते हैं। 5 एडिशन ऑफ इंटरनेशनल एग्जीबिशन प्रदर्शनी लगाई गई, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एंड कॉन्फ्रेंस ऑन फार्मास्यूटिकल्स ऑन मेडिकल डिवाइस, यानी कि मेडिकल डिवाइस पर फार्मास्यूटिकल के लिए कॉन्फ्रेंस हुआ और प्रदर्शनी अंतर्राष्ट्रीय का 5वां एडिशन का शुभारंभ किया गया। ये मार्च 2020 में हुआ था। ये पूछा जा सकता कहाँ, तो गांधीनगर गुजरात में किया गया। इसके अलावा कुछ चीज़ें एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जान लेते हैं। तो मेडिकल डिवाइस के लिए अगर एफडीआई की अनुमति 100% दी गई है और या ऑटोमेटेड रूट के माध्यम से आ सकता है। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के अंतर्गत 100% है, ये भी ऑटोमेटेड रूट के अंतर्गत अनुमति दी गई है। इसी प्रकार ब्राउन फील्ड के अंतर्गत कितने 74 से 100% यानी क्या की गई अनुमति दी गई है। और लेकिन ये ध्यान रहे या गवर्नमेंट अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, गवर्नमेंट की अनुमति होगी तभी ये इतनी एफडीआई की अनुमति मिल सकती है। अब यहाँ अगला जो इम्पोर्टेंट है वो आपका नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है। इसका गठन 1997 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। और ये NPPA है, ये रेगुलेटर की तरह काम करता है प्राइस का, किसका, मेडिकल डिवाइसेज हैं उनको प्राइस को कंट्रोल करता और मेडिसिन इन सब के लिए, और इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। इसी प्रकार यहाँ CDS-CO जो है वो ध्यान रखिएगा, यानी इसी को सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है, या मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड
केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है। तो ये आपका एग्ज़ाम के लिए CDS CO काफ़ी समय चर्चा में बना हुआ इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। और इसका जो प्रमुख होता है वो DCGI होता, यानी ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इसी को कहा जाता है। इसका CDS CO का जो हेड होता है। तो इसी के साथ आज का डिस्कशन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।